स्वाध्याय टीवी। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय में विद्यार्थी भाई बहनों, आपका हार्दिक स्वागत है। सर्वप्रथम मेरा परिचय। मैं कुसुम शर्मा डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी में हिंदी विषय की प्राध्यापक हूँ। इसलिए आज हम आपके समक्ष प्रारंभिक हिंदी भाषा का इतिहास इस विषय पर चर्चा करेंगे। हिंदी भाषा का प्रारंभिक इतिहास अर्थात भारतीय भाषाओं के धारा प्रवाह में हिंदी भाषा का जन्म कब और कैसे हुआ, इन ऐतिहासिक तथ्यों से हम आपको परिचय कराएंगे। यह स्पष्ट है कि भारत की अन्य आधुनिक आर्य भाषाओं की तरह हिंदी भाषा का जन्म भी आर्यों की प्राचीन भाषा संस्कृत से हुआ है। गत सहस्त्र वर्षों में संस्कृत भाषा किस तरह धीरे धीरे हिंदी भाषा में परिवर्तित हो गई और उसके अध्ययन के लिए क्या क्या सामग्री उपलब्ध है, हम भाषा के इन्हीं ऐतिहासिक तत्वों की चर्चा आपके समक्ष करने जा रहे हैं। साधारणतः अभ्यास सामग्री के आधार पर हिंदी भाषा के प्रारंभिक इतिहास को आपकी सुविधा के लिए मुख्य 3 कालों में विभक्त कर सकते हैं। पहला है प्राचीन काल 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व, जिसे संस्कृत काल भी कहा जाता है। दूसरा है मध्यकाल 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, पाली प्राकृत अपभ्रंश भाषाओं का काल है। तीसरा है आधुनिक काल 1000 ईस्वी से आज तक, अर्थात अपभ्रंश तथा प्राकृतिक आर्य भाषाओं और हिंदी बोलियों का काल। क्रमशः हम इन तीनों का परिचय देंगे और इनकी भाषाओं की विशेषताओं के बारे में बतलाएंगे। पहला है प्राचीन काल। इस काल में संस्कृत भाषा का बोलबाला था। जन सामान्य लोग भी संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे और उसी के शिष्ट और मानक रूप में संस्कृत वाङ्मय की रचना हुई है। अतः तत्कालीन समय में संस्कृत भाषा के 2 रूप अवश्य थे। एक वैदिक संस्कृत जिसमें वैदिक वाङ्मय की रचना हुई है, दूसरी लौकिक या क्लासिकल संस्कृत जिसमें वाल्मीकि, व्यास, अश्वघोष, माघ, कालिदास आदि महान साहित्यकारों के महान ग्रंथों की श्रेष्ठ रचनाएं हमारे सामने आई हैं। इस भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। ऋग्वेद की ऋचाओं की रचना भिन्न भिन्न देश कालों में हुई, किंतु उनका संपादन कदाचित एक ही समय में एक ही हाथ से हुआ, जिससे इस ग्रंथ की भाषा से उस समय की भाषा भेद का पता नहीं लगता है। ऋग्वेद का संपादन पश्चिम मध्य देश अर्थात पूर्वी और गंगा के उत्तरी भाग में हुआ था। अतः इस भूभाग के आर्यों की भाषा का पता अवश्य लगता है। आर्यों की अपनी यह ध्यान रखना चाहिए कि ऋग्वेद की भाषा साहित्यिक है। आर्यों की अपनी बोलचाल की भाषा होगी। बोलचाल की भाषा का साहित्यिक भाषा में बदलने में कुछ समय अवश्य लगा होगा। उस समय के आर्यों की बोली का यह ठेठ रूप हमें कहीं नहीं मिलता है। उसकी जो थोड़ी बहुत मानगी साहित्यिक भाषा में आ गई है, उसी के आधार पर यह कहा जा सकता है कि ऋग्वेद की भाषा के अतिरिक्त उस समय अन्य बोली भाषा भी होगी। ऋग्वेद का रचना काल ईसा से 1 सहस्त्र वर्ष से भी अधिक पहले का माना जाता है। आर्यों की इस साहित्यिक भाषा में परिवर्तन होता रहा। इसके नमूने ब्राह्मण ग्रंथों और सूत्र ग्रंथों में मिलते हैं। सूत्र ग्रंथ काल के साहित्यिक रूप को वैयाकरणों ने बांधना आरंभ किया। पाणिनि ने 500 ईस्वी पूर्व व्याकरण के नियमों से इस भाषा को ऐसा जकड़ा कि उसमें परिवर्तन होना बिल्कुल रुक गया। आर्यों की भाषा का यह साहित्यिक रूप ही संस्कृत नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसका प्रयोग उस समय से आज तक संपूर्ण भारत में विद्वान लोग धर्म और साहित्य की रचना में ही करते आए हैं। इस काल के अंत में संस्कृत भाषा का मानक और परिनिष्ठित रूप तो था ही, किंतु क्षेत्रीय 3 बोलियां भी विकसित हो चली थीं, जिन्हें पश्चिमोत्तरी, मध्यदेशी तथा पूर्वी नाम से अभिहित किया गया। साहित्यिक भाषा और बोलचाल की भाषा में निरंतर परिवर्तन होता रहा। साहित्यिक भाषा और बोलचाल की भाषा के मिश्रण से भाषा के स्वरूप में काफ़ी बदलाव आ गया। भाषा के इस बदली हुई प्रगति को विद्वानों ने नया नाम दिया और यहीं से भाषा का मध्यकाल प्रारंभ होता है।
अब आगे हम मध्यकाल की चर्चा करेंगे। मध्यकाल अर्थात 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक संस्कृत कालीन बोलचाल की भाषा एवं साहित्यिक भाषा का विकसित होते होते 500 ईस्वी पूर्व के बाद परिवर्तित है, काफ़ी भाषा बदल गई। भाषा के इस परिवर्तित स्वरूप को विद्वानों ने पाली नाम से अभिहित किया। पाली भाषा का जन्म 500 ईस्वी से पहली ईस्वी तक माना जाता है। इस भाषा में बौद्ध धर्म के ग्रंथों में भगवान बुद्ध के उपदेशों का प्रचार प्रसार होने से यह भाषा सर्वमान्य हो गई। ईसा से 250 वर्ष पूर्व सम्राट अशोक द्वारा धर्म के प्रचार प्रसार के लिए शिलालेख और धर्मलिपियाँ तैयार कराईं और इन धर्मलिपियों की भाषा देखने से विदित होता है कि उस समय उत्तर भारत की भाषा में कम से कम 3 भिन्न भिन्न पूर्वी पश्चिमी और पश्चिमोत्तरी भाषाएं अवश्य थी और इसने भी इस पाली भाषा को समाज में पल्लवित और विकसित किया। कोई दक्षिणी रूप भी होगा, इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता। इस काल की साहित्यिक भाषा पाली कदाचित सौरसेनी के किसी प्राचीन रूप के आधार पर विकसित हुई थी। साहित्यिक प्राकृतिक भाषाएं जिनका काल 500 पहली ईस्वी से 5वीं ईस्वी तक माना जाता है। लोगों की बोली में निरंतर परिवर्तन होता रहा। अशोक की धर्मलिपियों की भाषाएं ही आगे चल के प्राकृतिक नाम से प्रसिद्ध हुई। मध्यकाल में संस्कृत के साथ साथ इन प्राकृतों का भी व्यवहार होने लगा। इनमें काव्य ग्रंथ तथा धर्म पुस्तकें लिखी जाने लगीं। संस्कृत नाटकों में भी इन्हें स्वतंत्रता पूर्वक बराबर का पदवी मिलने लगी। समकालीन अथवा कुछ समय के अनंतर के बाद विद्वानों ने इन प्राकृत भाषाओं के भी व्याकरण रच डाले। साहित्य और व्याकरण के प्रभाव से इनके मूल रूप में बहुत अंतर आ गया। इन प्राकृतों के साहित्यिक रूपों के भी नमूने आजकल हमें प्राकृतिक ग्रंथों में देखने को मिलते हैं। उस समय की बोलियों के शुद्ध रूप के संबंध में हम लोगों को अधिक ज्ञान नहीं है, तो भी अशोक की धर्मलिपियों की भाषा की तरह उस समय भी पूर्व और पश्चिमी 2 भेद तो स्पष्ट हैं। पश्चिमी भाषा का मुख्य रूप सौरसेनी प्राकृत था, पूर्वी का मागधी प्राकृतिक अर्थात मगध या दक्षिण बिहार की भाषा। इन दोनों के बीच में के भूभाग में बोली जाने वाली भाषा का मिश्रित रूप था, इसलिए उसे अर्धमागधी कहलाया। महाराष्ट्री प्राकृत आजकल के बरार प्रांत और उसके निकटवर्ती प्रदेश में बोली जाती थी। इसके अतिरिक्त पश्चिमोत्तर प्रदेश में कदाचित एक भिन्न बोली भाषा भी थी, जो प्रथम प्राकृतिक काल में सिंध नदी के तट पर बोली जाने वाली भाषा से निकली होगी। इस भाषा की स्थिति का प्रमाण अपभ्रंशों में मिलता है। अपभ्रंश भाषाएं 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक प्राकृत भाषाओं के साहित्य में प्रयुक्त होने पर वैयाकरणों ने व्याकरण के कठिन अस्वाभाविक नियमों में बांध दिया, किंतु जिन बोलियों के आधार पर इनकी रचना हुई थी वे बांधी नहीं जा सकती थी। लोगों की ये बोलियां विकास को प्राप्त हुईं। व्याकरणों के नियम के अनुकूल मजी और बंधी हुई साहित्यिक प्राकृतों के सम्मुख वैयाकरणों ने लोगों की इस नवीन बोलियों को अपभ्रंश अर्थात बिगड़ी हुई भाषा का नाम दिया। भाषा तत्ववेताओं की दृष्टि में इसका वास्तविक अर्थ विकास को प्राप्त हुई भाषाएं होगा। जब साहित्यिक प्राकृतिक भाषाएं मृत हो गईं, उस समय इन अपभ्रंश भाषाओं का भाग्य जगा और इनको ही साहित्यिक ही क्षेत्र में स्थान मिलने लगा। साहित्यिक अपभ्रंशों के लेखक अपभ्रंशों का आधार प्राकृतों को मानते हैं। ये लेखक तत्कालीन बोली के आधार पर आवश्यक परिवर्तन करके साहित्यिकों को ही अपभ्रंश बना लेते थे। शुद्ध अपभ्रंश अर्थात लोगों की असली बोली में नहीं लिखते थे। अतएव साहित्यिक प्राकृतों के समान साहित्यिक अपभ्रंशों से भी लोगों की तत्कालीन असली बोली का ठीक पता नहीं लगता। फिर भी यह ध्यानपूर्वक अध्ययन किया जाए तो उस समय की बोली पर बहुत कुछ प्रकाश पड़ता है। विद्वानों का मानना है कि प्रत्येक प्राकृत का एक अपभ्रंश रूप होगा। जैसे सौरसेनी प्राकृत का सौरसेनी अपभ्रंश, मागधी प्राकृत का मागधी अपभ्रंश, मराठी का महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। वैयाकरणों ने अपभ्रंशों को इस प्रकार विभक्त नहीं किया। वे केवल 3 अपभ्रंशों के साहित्यिक रूप मानते थे, जिसके नाम नागर, ब्राचड़ और उपनागर थे।
इनमें नागर अपभ्रंश मुख्य थी। यह गुजरात के भाग में बोली जाती थी जहाँ आजकल नागर ब्राह्मण बसते हैं। नागर ब्राह्मण विद्यानुरागी थे और शायद इन्हीं के नाम पर कदाचार नागरी अक्षरों का नाम पड़ा। नागर अपभ्रंश के व्याकरण के लेखक हेमचंद 12वीं शताब्दी गुजराती ही थे। हेमचंद्र के मतानुसार नागर अपभ्रंश का आधार सौर श्रेणी प्राकृत था। ब्राचड़ अपभ्रंश सिंध में बोली जाती थी। उपनागर अपभ्रंश ब्राचड़ तथा नागर के मेल से बनी हुई थी, अतः यह पश्चिमी राजस्थान और दक्षिण पंजाब की बोली होगी। अपभ्रंशों के संबंध में हमारे ज्ञान के मुख्य आधार हेमचंद्र हैं। इन्होंने केवल नागर सौर श्रेणी अपभ्रंश का ही वर्णन किया है। मार्कंडेय के व्याकरण से भी इन अपभ्रंशों के बारे में अधिक सहायता नहीं मिलती। इन अपभ्रंश भाषाओं का काल 6वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी माना जा सकता है। अपभ्रंश भाषाएं द्वितीय काल की अंतिम अवस्था का घोतक हैं। आगे हम आधुनिक काल की चर्चा करेंगे। आधुनिक भारतीय काल 1000 ईस्वी से वर्तमान समय तक। इनमें भारत की वर्तमान आर्य भाषाओं की गणना है। इनकी उत्पत्ति प्राकृतिक भाषाओं से नहीं हुई थी, बल्कि अपभ्रंशों से हुई। सौर श्रेणी अपभ्रंश से हिंदी, राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती और पहाड़ी भाषाओं का जन्म संबंध है। इनमें गुजराती राजस्थानी का संपर्क विशेषतः सौर श्रेणी के नागर अपभ्रंश से है। बिहारी, बंगाली, आसामी, उड़िया का संबंध मगध अपभ्रंश से है। पूर्व हिंदी का मगध अपभ्रंश से तथा मराठी का महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से है। वर्तमान पश्चिमोत्तरी भाषाओं का समूह शेष रह गया। भारत के इस विभाग के लिए प्राकृतों का कोई साहित्यिक रूप नहीं मिलता। सिंधी के व्याकरणों को ब्राचड़ अपभ्रंश का सहारा अवश्य है। लहंदा के लिए केकई अपभ्रंश की कल्पना की जा सकती है। यह ब्राचड़ अपभ्रंश से मिलती जुलती रही होगी। पंजाबी का संबंध केकई अपभ्रंश से होना चाहिए, किंतु बाद को इस पर सौर श्रेणी अपभ्रंश का प्रभाव पड़ा। पहाड़ी भाषाओं के लिए खस अपभ्रंश की चर्चा की गई है, किंतु बाद में ये राजस्थानी से प्रभावित हो गई थी। वर्तमान भारतीय आर्य भाषाओं का साहित्य में प्रयोग कम से कम 13वीं शताब्दी से अवश्य प्रारंभ हो गया था तथा अपभ्रंश का व्यवहार 14वीं शताब्दी तक साहित्य में रहा था। किसी भाषा के साहित्य में विभक्त होने के योग बनने में कुछ समय तो अवश्य लगता है। कि इस बात को ध्यान में रखते हुए यह कहना अनुचित न होगा कि मध्यकालीन भारतीय आद्य भाषाओं के अंतिम रूप अपभ्रंशों से तृतीय काल की आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का आविर्भाव 10वीं ईस्वी के लगभग हुआ होगा। भारत की राजनीतिक उथल पुथल में इसी समय एक स्मरणीय घटना हुई। 1000 ईस्वी के लगभग महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण किया। इन आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में हमारी हिंदी भी सम्मिलित है, अतः इसका जन्म काल भी 10वीं शताब्दी से माना जाता है। अंत में इन तीनों कालों के बीच में जो परिवर्तन हुए वे इतनी सूक्ष्मता से हुए कि उनके बीच में अलग अलग लकीरें नहीं खींची जा सकती। ऋग्वेद में जो एकाध रूप मिलते हैं, यदि उनको छोड़ दिया जाए तो मध्यकाल के उदाहरण अधिक मात्रा में पहले अशोक की धर्मलिपियों में मिलते हैं। किंतु प्राकृतिक की ये प्रारंभिक अवस्था नहीं है, किंतु पूर्ण विकसित रूप में मध्यकाल की भाषा से आधुनिक काल की भाषा में परिवर्तन इतने सूक्ष्म ढंग से हुए हैं कि दोनों के मध्य में निश्चित रूप से किसी एक में रूप में रखना कठिन है। इन कठिनाइयों के होते हुए भी इन तीनों कालों में भाषाओं की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। प्रथम काल में भाषा संयोगात्मक है, संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग स्वतंत्रता पूर्वक किया गया है। द्वितीय काल में भाषा संयोगात्मक रही, किंतु संयुक्त स्वरों और संयुक्त व्यंजनों के प्रयोग से बचाया गया है। इस काल के अंतिम साहित्यिक रूप महाराष्ट्रीय प्राकृतिक के शब्दों में प्राय केवल स्वर ही स्वर रह गए, जो एकाध व्यंजन के सहारे जोड़े गए हैं। यह अवस्था बहुत दिनों तक नहीं रह सकती थी। तृतीय काल में भाषा वियोगात्मक हो गई और स्वरों के बीच में फिर संयुक्त वर्ण डाले जाने लगे। वर्तमान बाह्य समुदाय की दो भाषाओं में आजकल फिर संयोगात्मक होने की ओर झुक रही हैं। इस प्रकार प्रथम काल की भाषा का रूप धारण कर रही हैं। मालूम होता है कि परिवर्तन का यह चक्र पूर्ण हुए बिना नहीं रुकेगा। आधुनिक काल की आर्य भाषाओं तथा हिंदी का जन्म विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं से हुआ
जिन्हें आप नीचे दर्शाए गए कोष्ठक को देखकर समझ सकते हैं। सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी गुजराती, पैसाची अपभ्रंश से लहंदा पंजाबी, ब्राचर से सिंधी, महाराष्ट्री से मराठी, मागधी से बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी। विद्यार्थी मित्रों, ऊपर जो भी लिखा गया है या कहा गया है वह यूरोपीय तथा भारतीय विद्वानों के द्वारा किए गए अनुसंधान की अभ्यास सामग्री के आधार पर है। इन विद्वानों के नाम तथा उनके ग्रंथों के नाम नीचे संदर्भ सूची में आप देख सकते हैं। इस विषय की अधिक विस्तृत जानकारी भी आप इन संदर्भ ग्रंथों से ले सकते हैं। पहला है आर्य भाषाओं का तुलनात्मक व्याकरण, कंपैरेटिव ग्रामर ऑफ द मॉडर्न एरियन लैंग्वेज, जॉन्स ब्रीन्स, ग्रामर ऑफ द ईस्टर्न हिंदी, पूर्वी हिंदी व्याकरण, रूडल्फ हार्नेली, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय भाषाओं का सर्वे, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन, ग्रामर ऑफ द हिंदी लैंग्वेज, हिंदी भाषा का व्याकरण, ईसाई मिस्री केलांग, विल्सन फिलोलॉजिकल लेक्चर्स, भारतीय भाषाओं पर व्याख्यान, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, अरेजियन एंड डेवलपमेंट ऑफ द बंगाली लैंग्वेज, बंगाली भाषा की उत्पत्ति तथा विकास, सुनीत कुमार चटर्जी, हिंदी भाषा, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हिंदी भाषा का इतिहास, धीरेन्द्र वर्मा, हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर नगे। नमस्कार। इस विषय को स्वाध्याय टीवी